नमस्कार दोस्तों पिछले 10 वर्षों से चीन काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि एक डेवलपमेंट बैंक बनाया जाए एससीओ के अंदर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और फाइनली उसको अप्रूवल मिल गया है। आप सब जानते हैं कि चाइना में यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा जो एससीओ की समिट है वो ऑर्गेनाइज की गई थी, पूरी दुनिया की निगाहें थी। ट्रंप ऑब्वियस सी बात है लगातार देख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर रशिया, चाइना और भारत काफ़ी ज़्यादा करीब आ रहे हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है दैट शी जिनपिंग सीक्स डेवलपमेंट बैंक फॉर एससीओ टू काउंटर यूएस लेड सिस्टम। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे कि जो एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनेगा ये किस तरह का होगा। मतलब ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर है इस समय, जैसे कि एनडीबी आपने सुना होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के अंदर हो गया, एआईआईबी आपने सुना होगा, या फिर ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को चैलेंज कर पाएगा। मतलब डिफरेंस क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो 3 नए बैचेस लॉन्च किए गए हैं 2026, 27 और 28, इसके अंदर एडमिशन लेने की लास्ट डेट है कल 3 सितंबर। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में यूज़ करिएगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रिसेंटली जो समिट है चाइना के तियानजिन में वो कंप्लीट हुआ, आप सब जानते हैं, पीएम मोदी वहाँ पर गए हुए थे। तो इसमें जो एक मेजर आउटकम सामने आया है, मतलब वैसे तो कई सारी चीज़ों को लेकर बातचीत की गई है, लेकिन जो एक मेजर आउटकम बताया जा रहा है वो ये है कि फाइनली एक डेवलपमेंट बैंक सेटअप किया जाएगा अंडर द एससीओ फ्रेमवर्क। और ये बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि 10 साल के डेलिब्रेशंस के बाद हो रहा है, और इसके पीछे चाइना काफ़ी लंबे समय से लगा हुआ था। मतलब एक प्रकार से चाइना का पेट प्रोजेक्ट आप कह सकते हो। यहाँ पर चाइना इसको पूरा लीड करने की कोशिश करेगा। अच्छा, जो ऑफिशियल डिसीजन है मैं आपको बता दूं, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो वैंग ही हैं उनके द्वारा कंफर्म किया गया कि जो एससीओ मेंबर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि जो डेवलपमेंट बैंक है उसको स्टैब्लिश किया जाए। और ये जो अप्रूवल है ये फॉर्मल तरीके से जो तियानजिन डिक्लेरेशन है उसके अंदर मेंशन किया गया। और यहाँ पर जो लैंग्वेज है उस पर ध्यान रखिएगा। मतलब जो डेवलपमेंट बैंक है उसको लेकर देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट इंटरेस्टेड मेंबर स्टेट्स विल पार्टिसिपेट। इसका मतलब ये हुआ कि एससीओ में जितने मेंबर्स हैं उनको लिए जरूरी नहीं है कि सभी के सभी ये नए डेवलपमेंट बैंक के मेंबर्स बन जाएं। अगर भारत इससे बाहर रहना चाहता है, बाहर रह सकता है। तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश की गई है। और अभी तक कोई स्पेसिफिक टाइम लाइन भी नहीं डिसाइड किया गया है कि एग्जैक्टली 1 साल बाद, 2 साल बाद कब इसको लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर गवर्नेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑपरेशन, इन सब चीज़ों को लेकर जो है बहुत जल्द चीज़ें स्टार्ट होने वाली है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है। देखो, मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो डेवलपमेंट फाइनेंस हो गया, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, जो सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं एससीओ रीजन के अंदर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजन के अंदर जितनी भी इस तरह से चीज़ें रिलेटेड हैं, तो उसको अगर फाइनेंस करना है तो वो इस बैंक का काम होगा। और ये बेसिकली बाकी की जो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। जैसे रीजनल एनर्जी कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म है, एआई कोऑपरेशन सेंटर, यहाँ पर चाइना अपना जो बाइडू है सैटेलाइट सिस्टम उसको एक्सेस देना चाहता है। तो उन सबको एक तरह से अलाइन करेगा। जो न्यूली अडॉप्टेड एससीओ का डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, लेट मी टेल यू, 2026 से 35 का एक नया स्ट्रैटेजी बनाया गया एससीओ के डेवलपमेंट के अंदर। तो उसी को एक प्रकार से यहाँ पर अलाइन करते हुए ये डेवलपमेंट बैंक का अनाउंसमेंट किया गया। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया कि चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, और इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उन्होंने अर्ज किया है जितने भी एससीओ के मेंबर्स हैं कि जल्द से जल्द इस बैंक का क्रिएशन होना चाहिए। और उन्होंने देखिए 3 चीज़ों पर एम्फसाइज किया। पहला है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एनर्जी कनेक्टिविटी है उसको मजबूत किया जाए। साथ ही साथ इस बैंक को, मतलब ये जो बैंक बनेगा डेवलपमेंट बैंक, उसको यूज़ किया जाए एज अ टूल फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। और साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज़ बोला, जो यूएस डोमिनेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर से डिपेंडेंसी कम की जाए। तो बेसिकली उनका इशारा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की तरफ था। तो इसके ऊपर जो डिपेंडेंसी हमारी हो रखी है उसको हमें कम करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अभी जो शी जिनपिंग है उन्होंने ये भी कहा कि अगले 3 वर्षों में एससीओ के देशों को $1.4 बिलियन दिया जाएगा एज अ लोन फ्रॉम चाइना।
ये भी इनके द्वारा बोला गया। वैसे ये बैंक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरह से जो चाइना है वो जितने भी बाकी के देश हैं उनको काफ़ी सारे लोन देकर एक प्रकार से अपने अंडर में रखना चाहता है, मतलब सॉफ्ट डिप्लोमेसी वगैरह जो भी करना है वो करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अभी ऑलरेडी जितने भी एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उससे ये कैसे डिफरेंट है। मैं आपको बता दूं 2005 में एससीओ इंटर बैंक कंसोर्टियम ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन ये बस एक प्लेटफॉर्म था, कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म था। जितने भी एससीओ के मेंबर कंट्रीज हैं उनके यहाँ पर जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते थे। यहाँ पर कोई भी एक पूल्ड कैपिटल या फिर इंडिपेंडेंट लेंडिंग नहीं था इसके अंदर। तो एक प्रकार का प्लेटफॉर्म बनाया गया था 2005 में एससीओ इंटर बैंक कंसोर्टियम। दूसरा, आप सब जानते होंगे ब्रिक्स के अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया और इसमें इक्वल शेयर होल्डिंग थी। जितने भी ब्रिक्स के मेंबर थे उनकी इक्वल शेयर होल्डिंग थी। ध्यान रखिएगा, जो नए आपके ब्रिक्स के मेंबर बने हैं ना उनकी यहाँ पर होल्डिंग नहीं है। यहाँ पर ओरिजिनल ये जो आपके 5 ब्रिक्स कंट्रीज़ के मेंबर हैं उन्हीं का आपको शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगा और इसका ऑथराइज्ड कैपिटल लगभग $100 बिलियन पहुँच गया है। इसके अलावा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, देखो एनडीबी और एआईआईबी ये दोनों ही चाइना के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बेसिकली इसका शेयर होल्डिंग जो मॉडल है ना वो वेटेड है, वेटेड बेसिस पर है। जैसे कि चाइना का इस समय इसमें सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और दूसरे नंबर पर है भारत आपका। और एससीओ डेवलपमेंट बैंक जो है वो थोड़ा सा डिस्टिंक्ट होने वाला है, मतलब ये स्पेसिफिकली एससीओ के मेंबर्स के लिए होगा, जस्ट लाइक मल्टीलैटरल जो डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं ना जिनका खुद का कैपिटल बेस होता है, कुछ उस प्रकार का एससीओ डेवलपमेंट बैंक होगा। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनके पास चॉइस होगा। अभी क्या है कि इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं, फुल मेंबर्स एससीओ के, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान और बेलारूस। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्टेड स्टेट्स हैं वो अभी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं ज्वाइन करना है नहीं करें, आगे चलकर ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो वो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखी जा रही है। लेकिन अभी तो ये डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात कही गई है, इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं जो अभी नेगोशिएट किए जाएंगे। एक तो सबसे पहला है कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे कि एनडीबी जो है वो $100 बिलियन ऑथराइज उससे स्टार्ट हुआ था, तो इसका कितना होगा, उससे ज़्यादा होगा, सब्सक्राइब्ड होगा, पेड इन कैपिटल होगा, किस तरह का होगा वो देखने वाला होगा। फिर दूसरा वोटिंग पावर, मतलब कि क्या जो नया डेवलपमेंट बैंक होगा एससीओ के अंदर इसमें क्या सभी के पास इक्वल वोटिंग पावर होंगे या फिर वेटेज मॉडल पर होगा। जैसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में चाइना के पास सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर भारत है, तो क्या इस तरह से होने वाला है। गवर्नेंस चॉइस जो है वो काफ़ी अफेक्ट कर सकता है मेंबर के कॉन्फिडेंस को। इसके अलावा मेंबरशिप को, जैसा मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ एससीओ के मेंबर्स के लिए क्या रेस्ट्रिक्टेड है या फिर बाहर के भी जो देश हैं क्या वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो भी देखने वाली बात होगी। फिर इसके अलावा करेंसी यूज़, मतलब इस समिट के अंदर आपने देखा ही होगा एम्फसाइज किया जा रहा था कि जो नेशनल करेंसीज हैं उसमें कोशिश करनी है कि ट्रेड किया जाए, तो कहीं ना कहीं जो डॉलर वगैरह है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि यूएस और बाकी की जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो भारत और जितने भी एससीओ के मेंबर्स हैं उसके ऊपर सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर दें। तो ये सब चीज़ें देखनी होंगी कि किस दिशा में जाती हैं। जहां तक भारत का पोजीशन, लेट मी टेल यू, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन एआईआईबी, जैसा मैंने आपको बताया। और हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो भारत को काफ़ी फायदा हुआ है क्योंकि सबसे लार्जेस्ट बोरोवर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का ये भारत ही है। हम ज़्यादा बोरो करते हैं, मतलब बोरो मतलब ऐसा नहीं है कि हम फ्री में पैसा ले रहे हैं, हम उसको वापस भी करते हैं, इंटरेस्ट के साथ चुकाते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या भारत ये वाला जो डेवलपमेंट बैंक है एससीओ डेवलपमेंट बैंक उसके अंदर भी इंटरेस्टेड होता है कि नहीं। लगता तो है कि हाँ इंटरेस्टेड होना चाहिए अगर ऐसा कोई बड़ा इश्यूज नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें डिपेंड करेंगी कि गवर्नेंस मॉडल, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड है कि नहीं, लोकेशन कहाँ होंगे, ऑफिसेज कहाँ होंगे, तो वो सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। अब जहां तक सवाल है कि जो एससीओ डेवलपमेंट बैंक है क्या ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को चैलेंज कर पाएगा। देखिए आपको समझना होगा कि ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है क्या एग्जैक्टली। वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट लोन्स देता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, क्लाइमेट के लिए, सोशल प्रोजेक्ट्स के लिए, मतलब जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काफी फोकस करता है वर्ल्ड बैंक और लॉन्ग टर्म लोन्स देता है। जो आईएमएफ है वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए होता है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया जो आपको अक्सर पाकिस्तान में
देखने को मिलता है, ये हर 6 महीने पे बोलने लगते हैं कि हमें पैसा दे दो। तो जब एक्सटर्नल क्राइसिस होता है, जब आप पेमेंट नहीं कर पाते हो, उधार नहीं चुका पाते हो, तो उस तरह की जो सिचुएशन होती है, जैसे भारत का भी एक समय आया था 1991 में, समय ये था कि 15 दिन का ही हमारे पास रिजर्व बचा था, तो अब हम कैसे यहाँ पर डॉलर में पेमेंट करें। तो उस समय एक बार भारत को इतिहास में आवश्यकता पड़ी थी, तो वो इमरजेंसी के बेसिस पर होता है। तो आईएमएफ वो हो गया। जहाँ तक जो एससीओ डेवलपमेंट बैंक है ना, ये बेसिकली एससीओ के अंदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, डिजिटल, ट्रेड फैसिलिटेशन, उन्हीं के अंदर जो फाइनेंस की नीड होगी उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो अभी ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, तो उसको ये रिजेंबल करता है, ना कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को। तो इसकी जो फंक्शनल टर्म्स हैं, इट वोंट डायरेक्टली रिप्लेस वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो एससीओ डेवलपमेंट बैंक है वो एक प्रकार से जो रिलायंस है, जो मतलब एक प्रकार से निर्भरता है ना वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के ऊपर, कुछ हद तक वो कम कर सकता है। मतलब मान लो अगर हमें लोन लेना है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो हम वर्ल्ड बैंक से ना लेकर एससीओ डेवलपमेंट बैंक से ले लेंगे। मतलब हमारी डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मतलब आप सोच के देखो ना, आईएमएफ का अगर आप देखोगे लेंडिंग कैपेसिटी $1 ट्रिलियन की है। वर्ल्ड बैंक लेंड करता है हर साल $100 बिलियन लेंड करता है, सोचिए। और एससीओ जो है वो आपका उसका कैपिटल वगैरह भी बहुत छोटा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसको ये कैच नहीं कर सकता। इसके अलावा एक्सपीरियंस और गवर्नेंस, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तो कई दशकों से उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, स्टाफ है, ग्लोबल लेजिटिमेसी है, वो चीज़ आपको इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगी। फिर इंटरनल डाइवर्जेंसेस भी है ना, जैसे एससीओ के अंदर काफ़ी डिफरेंसेस हैं चाइना इंडिया को लेकर, इंडिया पाकिस्तान को लेकर, तो वो देखना होगा कि इससे क्या डिसीजन मेकिंग स्लो होता है, क्या होता है अल्टीमेटली। तो ये पूरा भी आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली ये जो डेवलपमेंट बैंक की बात चल रही है एससीओ को लेकर, वो एग्जैक्टली है क्या। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आईएमएफ से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से लिख सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है उसको डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, यू विल ऑल्सो गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, साथ ही साथ ये फोन नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड लेट मी टेल यू, प्रतिज्ञा बैच के अंदर आपको पूरी प्रिपरेशन मिलती है, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, और 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं, पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा, एक पर्सनल मेंटर भी आपको इसके अंदर अलॉट किया जाता है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।